I welcome you back in my channel Giza Education. I am Sandeep Sharma and a very warm welcome to you सारे शिक्षक, सारे विद्यार्थी, वो सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं। मैं बहुत प्रकार से शुक्रिया अदा करता हूँ उनका। मैं बहुत प्रकार से उनका अभिनंदन करता हूँ। और आज हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जो लास्ट वाली वीडियो था इसमें हम लोगों ने बात की अबाउट द पावर ऑफ द लेंस, डिस्प्लेसमेंट मेथड देखा हम लोग लेंस इन कॉन्टैक्ट देखा, कंबाइंड फोकल लेंथ क्या आती है, ये सारी बातें हो गई। और पहले ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, देन आई एम गोइंग टू पुट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन बोर्ड पैटर्न्स एंड ऑन नीट पैटर्न्स और कॉम्पिटिटिव लेवल पे, बट ओनली आफ्टर द completion of the chapter, and I will make a short video as well so that you will be able to revise or recap the chapter whenever you need it. Okay, so but only after the completion of the chapter. Okay, since I have started the videos very late, so because of which I am not getting so much of the time to really make all such required things in time. So but I'm just badly working on this, so don't worry, very soon you'll be having all of your queries, all of your things coming down on there. So today we are going to talk about, अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ, वीडियोस अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कीजिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, लोगों तक ये बात बताइए। और जितनी मेरी टीम वर्क बढ़ेगा, मेरे लोग मुझसे जुड़ेंगे, मैं और उत्साहित होऊंगा और बढ़िया तरीके से मैं उनके लिए प्रेजेंटेशंस करूंगा और अच्छे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं इतने आसान और सहज वीडियो बना सकूं, सो दैट ईच ऑफ द वीडियो कैन बी ईजिली अंडरस्टूड। आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर हैंडी एंड मोर ईजी टू यू, सो make sure that try to share the videos as much as possible to the guys out there who really need it. Okay, so एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ। देखिए बहुत से लोग वीडियोस को जो है ईयर प्लग से सुनते हैं या माइक या फिर हेडफोन से सुनते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत सा माइक्रोवेव्स इसमें अंदर जाती है, बहुत ज़्यादा देर तक आप ये कर नहीं पाएंगे। अगर आप दिन में कई एक वीडियो देखते हैं अलग अलग लोगों के, तो आपके सर में दर्द होने लगेगा, क्योंकि बहुत सी माइक्रोवेव अंदर जा रही हैं और आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स को डैमेज करती हैं वो। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, स्पीकर ले लीजिए, स्पीकर पे सारी चीज़ें सुनिए। मोबाइल में इतनी आवाज़ होती है कि आप सुन सकते हैं, बस आपको एकांत चाहिए। यू नीड अ कंसंट्रेटेड वे, यू नीड अ प्लेस वे यू कैन जस्ट गो आउट विद द थिंग्स कामली, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, बस इतना काफ़ी है। और आवाज़ होगी तो क्या, आखिर आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, कोई ऐसी भी दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि वो आवाज़ कोई और सुन नहीं सकता। तो मैं ये प्लीज़ कहूँगा आपसे, प्लीज़ 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 इन माइक्रोवेव्स को अपने अंदर मत जाने दीजिए। ये बहुत सी कैंसर मटेरियल हैं, कार्सिनोजेनिक हैं, ये आपको डैमेज कर सकती हैं बहुत बुरी तरीके से, आपके पढ़ाई के मन को हटा सकती हैं। जो चीज़ इतनी खतरनाक है, मैं इतना ज़ोर दे रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है आप समझ रहे होंगे। रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा ईयर प्लग का यूज़ ना करें। ईयर प्लग तो एकदम ही मत करें, कतई ना करें। हेडफोन्स आप ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए हेडफोन्स भी कम ही यूज़ कीजिए, ठीक है। जितना कान से दूर होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। ओके, कमिंग बैक, आज हमें डिस्कस करना है प्रिज्म। देखिए प्रिज्म होता क्या है एक्चुअली, दो इस प्रकार के, मैं अगर मेरे पास मोबाइल कवर हो, देखिए इस प्रकार ऐसे दो रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं। अगर आपने प्रिज्म अपने लैब में देखा भी होगा, ये ऐसे जुड़ी होती हैं, ऐसे सरफेस है ना, एक सरफेस ये, ऐसे दो सरफेस ऐसे आपस में जुड़ी होती हैं। और इधर ये ट्रायंगुलर फेस आता है इधर इस तरीके का। यानी कि कभी भी प्रिज्म को देख के आप ऐसा नहीं एज्यूम कर लीजिएगा जैसे कि ये कोई पिरामिड है या ऐसा कुछ है। आई होप कि आपने देखा होगा, है ना। दो रेक्टेंगुलर सरफेस होती हैं और वो जिस सरफेस जो उसकी बेस होती है वो भी रेक्टेंगुलर होती है, और इधर एक ट्रायंगुलर सरफेस होती है। तो इस प्रकार से आपका प्रिज्म होता है। अगर मैं आपको दिखा पाता हूँ सही तरीके से, ऐसे होता है। ये ट्रायंगुलर फेस आ गया है हमारे पास, जो ऐसा मीडियम आया है, हम उसको अब इस मीडियम को इधर से देखोगे यार या उधर से देखोगे तो तुम्हें ट्रायंगुलर ही नज़र आएगा ना, क्योंकि ट्रायंगल। और इधर वाला जो फेस है वो रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर फेस है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, छुप गया है वो, ठीक। ओके, कमिंग बैक, प्रिज्म का काम क्या है। देखिए प्रिज्म एक रिफ्रैक्टिंग मटेरियल है। इज इट नॉट अ रिफ्रैक्टिंग मटेरियल? ये बहुत ऐसे काम करेगा कि जब इसमें लाइट जाती है यार, देखो वाइट लाइट अगर भेज दी तुमने, तो वाइट लाइट व्हाट इट इज, वाइट लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 7 डिफरेंट कलर्स का कॉम्बिनेशन है वो। ये तोड़ देगा सबको। क्यों तोड़ देगा? डिस्पर्स कर देगा, जैसे डिस्पर्शन कहते हैं, वेवग्योर आता है आपका। वाई इट इज सो? अरे यार रिफ्रैक्टिंग मीडियम है, रिफ्रैक्टिंग मीडियम में वो जो सातों कलर की लाइटें हैं, हर लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, हर एक लाइट की अपनी एक वेवलेंथ है। सो सबकी अपनी अपनी स्पीड होगी, सब अपनी अपनी स्पीड पर ही अपने अपने रास्ते अलग हो गई, ठीक है। किसी की स्पीड अलग थी, किसी की स्पीड और कम थी, किसी की और कम हो गई, किसी और कम हो गई। हमें बात करनी है कि आज हम प्रिज्म को लेके क्यों आए हैं, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द प्रिज्म एंड व्हाट यू कैन फाइंड आउट टुडे। देखिए प्रिज्म, लेट्स सी व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग इनसाइड अ प्रिज्म। मैं बहुत ही जनरल चीज़ें यूज़ करता हूँ। देखिए अगर ये प्रिज्म है हमारे पास,
तो ये इसका एंगल कहा जाता है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। कोई लाइट जब इसमें जाती है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा प्रिज्म बना लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें देखने में आसानी हो। लेट मी मेक अ बिगर प्रिज्म, आई थिंक इट इज़ क्वाइट विजिबल। ओके, नाउ इट विल बी ईजी फॉर मी टू मेक अ क्लियर पिक्चर आउट ऑफ इट। सो ये एक इंसिडेंट रे है, मान लेते हैं कोई रे हमारे पास आ रही है, हम इस रे को और अच्छे से बना लेते हैं, ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये मेरे पास रे आ रही है, ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक नॉर्मल खींचते हैं। तो मुझे पता है कि लाइट जो सीधी जा रही है वो नॉर्मल की तरफ डेविएट होगी थोड़ी सी, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड होती है और ऐसे चली जाती है, फिर इस पॉइंट पे पहुँची, तो इस पॉइंट पे अगेन नॉर्मल बना लेता हूँ अपना, बन गया नॉर्मल। अब ये देखो लाइट जो रास्ता था अब नॉर्मल बाहर जा रही है, रेयर मीडियम में जा रही है, तो नॉर्मल से अगेन बेंड होगी, तो नॉर्मल से बेंड होती है और कहीं चली जाती होगी, उससे मुझे मतलब नहीं है। अब देखो गौर तुम्हें क्या करना है, इस चीज़ को, ये तो एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ठीक। अब देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब आगे देखिए, ये अंदर रिफ्रैक्टेड रे है, ये जो नॉर्मल से एंगल बना रही होगी इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे। इसी प्रकार से उधर जो है उस साइड में देखते हैं हम लोग, ये एंगल फिर से इंसिडेंट एंगल है तो उसको आई डैश बोल देते हैं, और ये जो एंगल इधर बन रहा है उसको आर डैश बोल देते हैं। इतनी बात समझ में आई आपको? अब आप गौर कीजिए, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो रे आपके पास आ रही थी, इस रे को सीधे, इतना फिगर्स क्लियर हुआ आपको? अब इस रे को सीधा प्रोड्यूस कर दो, ये ऐसे और आगे तक कर सकते हो, मान लेते हैं ये और आगे तक आपने प्रोड्यूस कर दिया ये, और जो ये इंसिडेंट रे थी और जो फाइनली आपकी रे रिफ्रैक्टेड प्रिज्म से बाहर निकल गई उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो ऐसे। तो ये जो आएगा, ये आएगा तुम्हारा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या आएगा ये? एंगल ऑफ डेविएशन। यानी फाइनली जो रे आपकी निकली और जो आ रही थी उनके बीच में कितना एंगल आया, वो एंगल ऑफ डेविएशन इतना आएगा। अब गौर करने वाली बात है, अगर ये आई है तो ये वाला भी पूरा आई होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट है, यही तो लाइन है ये, और एक नॉर्मल है, तो ये पूरा आई होगा। इतना अगर आर कर दिया तुमने तो ये बचा क्या? आई माइनस आर। इसी प्रकार से ये पूरा आई डैश है तो ये भी पूरा आई डैश होगा, तो ये आर डैश है तो ये होगा आई डैश माइनस आर डैश। इतनी बात समझ में आई? तो डेल्टा को आप लिख सकते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल का सम, रिमोट इंटीरियर एंगल का सम होता है भाई, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ऐसे कर सकते हैं ना, या फिर इसे ऐसे लिख लें, आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश, और ये माइनस आर डैश को माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आर प्लस आर डैश हो जाएगा। ये डेल्टा हो गया ना। अब आगे देखो क्या बता रहा हूँ, ज़रा ये वाला मैं कुछ नाम दे देता हूँ, मान लेते हैं ये नाम है पी क्यू आर, है ना, और यहाँ एस नाम दे देते हैं, ठीक, और इसको टी नाम दे देते हैं, और इसको यू नाम दे देते हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर ये क्वाड्रिलेटरल देखो, पी टी एस और यू, पी टी एस और यू, तो मुझे पता है कि पी टी एस यू क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम तो 360 होना चाहिए। तो यानी मैं लिख सकता हूँ, इस एंगल को आप एस बोल दीजिए, ये एंगल को, तो आप लिखिए एंगल ए, एंगल नहीं बना रहा हूँ मैं, एंगल ए प्लस एंगल एस प्लस, अब ये वाला एंगल और ये वाला पूरा एंगल, ये नॉर्मल से बन रहा है ना, नॉर्मली तो है ये पॉइंट, तो ये पूरा 90 होगा, ये भी पूरा 90 होगा, तो 90 प्लस 90 लिख लो, या 300, ये लिख लो इसको, 90 प्लस 90 180 हो गया ये, ठीक है, और ये बराबर होगा 360 के, होगा ना। तो a प्लस एस की वैल्यू जो होगी, ये इसको उधर ले जाओगे, 360 में से 180 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा a प्लस एस इज इक्वल टू 180। 360 माइनस 180 करोगे तो 180 बचेगा, तो a प्लस एस की वैल्यू 180 हो गई, ठीक है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, अभी देखो बेनिफिट समझ में आएगा। अब ये ट्रायंगल देखो, टी एस और यू, ये वाला ट्रायंगल देखोगे तो ये वाला ट्रायंगल देखना, देखो मेरा हाथ कैसे जा रहा है, ओके। इसमें ये एंगल और ये वाला एंगल तीनों मिलके 180 होंगे, ट्रायंगल एंगल, जो एक ट्रायंगल के सारे एंगल का सम, तो आर प्लस आर डैश प्लस एंगल एस की वैल्यू 180 होगी, तो ये भी 180 होगा, तो 180 की जगह यही लिख दो यार पूरा, यहाँ पे ख़त्म करो इसको झंझट, इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ लिख दो आर प्लस आर डैश प्लस एस, ठीक है, हटा दो इसको यहाँ पे, तो जो कटता है काटो भाई। तो ए की वैल्यू हो गई आर प्लस आर डैश, तो ये जो आर प्लस आर डैश की वैल्यू ए आ गई है,
इस चीज़ को उठा के वहाँ डाल दो, तो डेल्टा की वैल्यू आपकी आ जाएगी आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश की जगह ए लिख दो। ये चीज़ अब याद रखना, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। ठीक, कुछ काम के चलते मुझे वीडियो बीच में रोकना पड़ा था, मैं आपको कॉपी पेंसिल में ही करके दिखा देता हूँ आगे की चीज़ें, ठीक है। देखिए ऐसा है, अभी आपने जो खास चीज़ें देखी, मैं जल्दी से एक बार फिर से फिगर बना देता हूँ। मैंने देखा कि हमारा ये एक प्रिज्म था, प्रिज्म का ये एंगल ऑफ प्रिज्म था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि एक इंसिडेंट रे आ रही थी, इंसिडेंट रे यहाँ टकराती है और इसके बाद ये थोड़ी सी डेविएट होती है, ऐसे चली जाती है, यहाँ पे फिर से वो करते हैं और ऐसे ये मान लेते हैं डेविएट होके फाइनली निकल जाती है, ठीक है। ये इंसिडेंट रे के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ जो एंगल बना रही है उसको एंगल ऑफ इमर्जेंस, शायद उसको आई डैश कह देते हैं, है ना। इसको बोल दीजिए आर, इसको बोल दीजिए आर डैश, जो रिफ्रैक्शन एंगल अंदर बन रहा है। और फिर अगर इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं और इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करते हैं तो पाते हैं ये एंगल ऑफ डेविएशन है। मैंने आपको बताया था ये और ये एंगल, ये सब अभी मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूँ तो बताऊँगा नहीं। तो अल्टीमेटली मेरे पास जो चीज़ें आ गई थी वो क्या थी, मैं वो लिख दे रहा हूँ। मेरे पास डेल्टा की वैल्यू जो आ गई थी वो आई प्लस आई डैश माइनस ए आ गई थी, और जो ए की वैल्यू थी वो आर प्लस आर डैश करके थी हमारी, ठीक है। अब जो आगे मैं समझाने चाह रहा हूँ कि मिनिमम डेविएशन जो होता है वो क्या होता है और उस स्टेट में हमारे स्टेटमेंट्स में, हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूले में क्या अंतर आता है, क्या फ़र्क आता है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए मिनिमम डेविएशन, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ये ग्राफ जो है, हम जो एंगल इंसिडेंस का देख रहे हैं हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसी प्रकार से एंगल ऑफ डेविएशन, इसको हम लोग आई बोल देते हैं, है ना, आई। और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बोल देते हैं, डेल्टा ही समझ लीजिए एंगल ऑफ डेविएशन है। इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये देखते हैं ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है। इसका मतलब ये है कि एंगल अगर आप बढ़ाते हैं, आप जहाँ से ग्राफ शुरू हुआ यहाँ से देखिए एंगल, आप ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे तो आप पाएंगे कि डेविएशन कम होता जाएगा, है ना, और आएंगे तो और डेविएशन कम होगा। यानी ये आई एंगल जो है, अगर आप देख रहे हैं, आप बढ़ा रहे हैं एक लेवल के बाद ही, मान ली 30 डिग्री पे शुरुआत हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइट 30 डिग्री से कम पे पड़ रही है, 30 डिग्री पे पहली लाइट हमने मान ली डाली 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे जो लाइट डाली उसी पर हमको डेविएशन मिलना शुरू हुआ होगा, ठीक है। 30 डिग्री पे हमको कोई डेविएशन मिला हुआ एंगल। अब एंगल जितना हम बढ़ाते जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि एंगल हम बढ़ाते जा रहे हैं, एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, इंसिडेंस एंगल बढ़ाते जा रहे हैं 30 डिग्री के ऊपर, तो पा रहे हैं कि जितना एंगल ये बढ़ता जा रहा है, मान लेते हैं ये हमारा एंगल है, जितना एंगल ये बढ़ता जा रहा है नॉर्मल से, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से जितना एंगल ये बढ़ता जा रहा है तो हम पा रहे हैं कि डेविएशन कम होता जा रहा है। एक कोई पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा जिस पर कि ये डेविएशन मिनिमम हो जाएगा। इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो डेविएशन हो रहा है वो मिनिमम हो जा रहा है, डेल्टा एम। उसके बाद आप एंगल और बढ़ा रहे हैं तो डेविएशन भी और बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ग्राफ को फॉलो किया आपने, तो इससे वैसे तो ये सब चीज़ प्रैक्टिकली देखने वाली होती हैं। पहले आपने एंगल एक 30 डिग्री शुरुआत किया, उसके बाद 30 डिग्री से पहले आपको डेविएशन दिख नहीं रहा था, 30 डिग्री से बढ़ाया आपने तो डेविएशन जो है वो कम होता गया, एक पॉइंट पर आके वो मिनिमम हो गया। उसके बाद फिर आप एंगल बढ़ाते गए तो डेविएशन ही मैक्सिमम होता चला जाएगा, देख सकते हैं आप, है ना। तो मिनिमम के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में अगर अपनी हम फिगर बनाएं तो उसमें होता क्या है, देखिए जो लाइट होती है मिनिमम डेविएशन के केस में, वो जो प्रिज्म के अंदर जाती है वो बेस के पैरेलल हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये एंगल आई है और ये मान लेते हैं रिफ्रैक्टेड है और ये एंगल आई डैश है, इसको आप आर मान लीजिए, इसको आर डैश मान लीजिए, तो मिनिमम डेविएशन के केस में आई की वैल्यू आई डैश के एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाते हैं, और ये दोनों जो आर हैं ये भी बराबर हो जाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये मिनिमम डेविएशन के केस में, मिनिमम डेविएशन के केस में, ठीक। तो यानी अगर अपने फॉर्मूले में देखें, ये नॉर्मल कोई भी डेविएशन होगा ये फॉर्मूला तो फॉलो होगा ही होगा, लेकिन मिनिमम डेविएशन में आई की वैल्यू अगर आई डैश हो जाएगी तो देखते हैं डेल्टा की जगह डेल्टा एम लिख देते हैं, हमारा ये फॉर्मूला क्या बदल जाएगा देखते हैं। आई प्लस आई डैश की जगह, चूँकि आई और आई डैश बराबर है, फिर से आई लिख देते हैं माइनस ए, उसको 2i माइनस ए लिख देते हैं, ये आपका मिनिमम डेविएशन का एंगल हो गया। तो आई को आप लिख सकते हैं डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 लिख सकते हैं ना, एक उधर ले जाइए फिर 2 को डिवाइड करके। इसी प्रकार से आर और आर भी बराबर हो जाते हैं मिनिमम डेविएशन के, तो ए की वैल्यू हो जाएगी आर प्लस आर डैश की जगह फिर आर लिख देते हैं, या ए इज इक्वल टू 2r लिख देते हैं। इम्प्लाइज दैट
आर की वैल्यू आप a/2 लिख सकते हैं। ठीक है, बड़ा काम आने वाला है इसमें, क्योंकि साइन आई अपॉन साइन आर पहले ही पोजीशन पे जरा आप अपना वो लगा दीजिए, स्नेल्स लॉ। ये म्यू होता है, पता है ना आपको, जहाँ से जा रही है, जहाँ को जा रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम जहाँ पे जा रही है, जहाँ से जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लास में जा रही है, एयर से जा रही है, हमारे पास स्नेल्स लॉ आ जाएगी, साइन आई की जगह जो आपने निकाला है वो रख दीजिए, डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ठीक, तो ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल होगा। ये आपकी मिनिमम डेविएशन के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम डेविएशन के बीच में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? कोई कन्फ्यूजन है इसमें? ठीक है, तो मिनिमम डेविएशन में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। मिनिमम डेविएशन में ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस बराबर हो जाते हैं, आर बराबर हो जाता है, और ये नॉर्मल डेविएशन, किसी भी डेविएशन के समय ये फॉर्मूला फॉलो किया जा सकता है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। पहला सवाल आपके सामने मैं रख रहा हूँ, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। फिर थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एन इक्विलेटरल ग्लास प्रिज्म मेड अप ऑफ मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.500 यानी 1.5, फाइंड इट्स एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। चूँकि मिनिमम डेविएशन का केस है, मैं आपको कुछ चीज़ें पहले आपको लिखवा दे रहा हूँ तो आपको याद रहे। ए की वैल्यू कितनी दी हुई है? 60 डिग्री दी हुई है। म्यू उसने 1.5 दिया हुआ है। डेल्टा आपको पता करना है। ठीक, तो चूंकि मिनिमम डेविएशन का केस है, उसने खुद ही कह रखा है, तो म्यू की वैल्यू होगी साइन a प्लस डेल्टा m/2 अपॉन साइन a/2, यही होगी ना। अच्छा, सब वैल्यूज़ आप रख दीजिए। म्यू की जगह आप रखिए 1.5, यहाँ पे 1.5 इज इक्वल टू साइन, है ना, इम्प्लाइज दैट 1.5 इज इक्वल टू साइन a प्लस, ए की वैल्यू उसने दे रखी है, इक्विलैटरल ग्लास प्रिज्म है तो a 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री ऐसे करके प्लस डेविएशन पता करना है आपको अपॉन 2, अपॉन साइन a/2 करोगे तो साइन 60 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा। तो ये साइन 30 हो जाएगा, तो ये इस साइन 60/2 या साइन 30 की जगह सीधे 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 आप सीधे वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पूरा जो 1/2 आएगा उधर मल्टीप्लाई कर लो, तो वो हो जाएगा 1.5 इंटू 1/2, और ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा m/2। इतनी बात समझ में आई? इसको आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। 1.5 को आप लिख सकते हैं क्या 3/2, तो क्यों ना इसको हटा के केवल मैं 3/2 लिख दूं, तो ये 3/4 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो 3/4 इज इक्वल टू, तो 3/4 होता कितना है? 0.75 होता है ना। तो यानी कि साइन, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, थोड़ी जगह खाली है, साइन डेल्टा प्लस 60 डिग्री बाई 2 इज इक्वल टू 0.75, तो डेल्टा प्लस 60/2 इज इक्वल टू 0, साइन इनवर्स ले लो इसका 0.75। अब ये आप कैलकुलेटर से लेके देखिएगा, ये वैल्यू जो आएगी कितनी आएगी? 48.35 आएगी, यानी कि ये 48 डिग्री 35 मिनट आ जाएगा। मिनट डिग्री में कन्वर्जन पता है ना कैसे होता है? नहीं तो आप देख लीजिएगा, बाई 2। अब ये 2 उधर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये 48 डिग्री पे तुम एक काम करो, इसको 48.35 समझ के जरा तुम मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आता है देखो, 5 2 10, 3 2 6 7, 8 2 16, 1 4 2 8 9, 96.70 आ रहा है ना। लेकिन मिनट जो होता है वो, ये मिनट है, ये डिग्री है, डिग्री मिनट और सेकंड में रिप्रेजेंट होता है, तो मिनट जो है 60 ही का हो सकता है। तो ये 70 मिनट का मतलब है कि ये 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब ये 96 की बजाय 97 हो गया होगा। ठीक है, और 10 मिनट बचा होगा, तो उसको ऐसे आप लिख सकते हैं। तो यानी इस चीज़ को आप डेल्टा प्लस 60/2 को आप लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं भाई? 97 डिग्री 10 मिनट। ठीक, तो 2 इधर 2 मल्टीप्लाई हो चुका है, तो 2 97 डिग्री 10 मिनट आ गया आपका, तो डेल्टा की वैल्यू 97 डिग्री 10 मिनट में से 60 डिग्री माइनस कर दोगे तो डेल्टा आ जाएगा, जो कि आ जाएगा आपका 37 डिग्री 10 मिनट, है ना। आप कर लीजिएगा इसको, ये कैलकुलेशन अपने से कर लीजिए आप। ओके, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पढ़ लीजिए पहले। कैलकुलेट द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फेस ऑफ अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री एंड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 फॉर विच द इमर्जेंट रे जस्ट ग्रेज द अदर फेस। एक पहले फिगर बनाते हैं, फिगर के हिसाब से बात करते हैं। जो इसने कहा है पहले आप पॉज करके सवाल अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर अपने से आप ट्राई कीजिए उसको, और फिर आप चाहें तो उसका वो देखिए। ठीक है, क्या हुआ होगा,
कह रहा है कि इसका रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री है, 60 डिग्री का, यानी ए हमारे पास 60 डिग्री दे रखा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना है। मान लेते हैं कोई रे आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको नहीं पता है। कह रहा है उसे नहीं पता कि अंदर क्या हुआ होगा, जो भी हुआ हो इस पॉइंट पे पहुंची होगी, यहाँ पे इसको आर मान लो, इसको आर डैश मान लो। कह रहा है कि जो रे बाहर जा रही है, इमर्जेंट रे जो है, ये पता है ना इमर्जेंट रे होती है, लेकिन इमर्जेंट रे कह रहा है कि ग्रेस करते हुए सरफेस से निकल रही है। बस इतना पता है कि ई की वैल्यू 90 डिग्री है, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ये बताया ग्रेस करते हुए सरफेस से निकल रही है, सो 90 डिग्री होगा। अब ये कोई मिनिमम डेविएशन का केस नहीं है, उसने कहीं कुछ बोला नहीं है ऐसा, तो हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे। हमें याद है कि डेविएशन इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए होता था ना, यानी आई मुझे पता करना है, आई डैश यही इमर्जेंस एंगल को कहते हैं, तो इसमें आपने 90 डिग्री लिख रही है, माइनस ए, यानी कि ए जो है वो कितना हो गया भाई, ए कितना हो गया, ए हो गया 60 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई, और ये कितना बचा, 90 में 60 गया तो 30 डिग्री बचा। ठीक, अब देखो इससे हम लोग आगे काम करेंगे। और प्लस उसने कहा है कि आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू, और प्लस आर डैश तो ए होता ही है, नॉर्मल केसेस हैं ये सब, आई डेल्टा ये नॉर्मल केस है दोनों, डेविएशन मिनिमम नहीं है तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। आर प्लस आर डैश की वैल्यू ए होती है, हमें पता है। अब देखो गौर करो, बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। आपको अगर इस सरफेस पे हम लोग अपना वो लगा देते स्नेल्स लॉ, तो क्या आता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1.5 दिया तो उसका भी यूज़ करना है मुझे, तो साइन आर डैश अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू, ग्लास से एयर में जा रही है तो ग्लास से एयर में जा रही है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, लेकिन वहाँ पर ग्लास का दिया हुआ है, यानी इसको आप 1 अपॉन ये भी लिख सकते हैं ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी 1 अपॉन 1.5 लिख लो इसको। तो साइन आर डैश की वैल्यू साइन 90 तो 1 होता है, तो इसको लिखा आपने 1 अपॉन, ये साइन 90 उधर ले जाओगे तो साइन 90 तो 1 होता है, अपॉन 1.5, ये 1.5 3/2 होता है, तो 3 ये रह गया, 2 ऊपर चला गया। समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है। तो आर डैश की वैल्यू हो गई साइन इनवर्स 2/3, ये 2/3 0.66 से होता है, तो इससे आपका आर डैश जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, आप निकाल के देखिएगा, ये 0.66 समथिंग होगा 2/3, तो साइन इनवर्स 0.66 कितना हो जाएगा एंगल, तो वो एंगल आ जाएगा आपका 41 डिग्री 49 मिनट। आई होप निकालना आता है आपको, है ना, आप कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं वैसे। तो ये देखा आपने कितना हुआ, आर डैश की वैल्यू इतनी आ गई, आर डैश की वैल्यू आ गई, तो फिर आप यहाँ से आर निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल टू ए आपका 60 डी है, 60 माइनस 41 डिग्री 49 मिनट, ये आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे जो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। समझ में आ रहा है कैसे ना, तो आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, ये बात समझ में आई, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 60 में से ये हटाओगे तो 80 डिग्री 11 मिनट आ जाएगी। एक बार आर की वैल्यू आ गई तो पहले सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगा देंगे, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, है ना, इंसिडेंस से रे ऑफ डेंसर में जाएगा, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेयर, तो साइन आई आपको चाहिए, साइन आर की वैल्यू आ गई साइन 18 डिग्री 11 मिनट, आप लिख लीजिए, इज इक्वल टू म्यू तो 1.5 है, तो साइन आई की वैल्यू हो जाएगी 1.5 इंटू साइन 18 डिग्री 11 मिनट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये 1.5, ये जो वैल्यू है 0.3121 होती है साइन 18 डिग्री 11 मिनट, तो ये आपका साइन I1 आ गया। इसको मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, तो साइन I1 की वैल्यू आ जाएगी 0.4682। ठीक है, तो I1 की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स 0.4682, इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो एंगल आ जाएगा आपका 27 डिग्री, I1 की वैल्यू 27 डिग्री 55 मिनट आपका आ जाएगा। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ने गलत होता। अब देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए, जो सवाल कह रहा है, आर रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन ऑफ द फेस ऑफ प्रिज्म व्हिच हैज एंगल ऑफ प्रिज्म 30 डिग्री, है ना, और जो रे इमर्ज होके आउट हो रही है वो 30 डिग्री बनाते हुए जा रही है इंसिडेंट रे से।
तो इमर्जेंट रे यानी जो चीज़ें दी हम लोग लिख लेते हैं। इंसिडेंट जो हो रही है यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट 60 डिग्री दे रखा है। एंगल ऑफ प्रिज्म ए की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। जो रे इमर्ज आउट हो रही है वो इंसिडेंट रे से, तो इमर्जिंग रे जो बनाती है इंसिडेंट रे से उसी को तो एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। वो उसने कह रखा है कि 30 डिग्री बना रही है। ठीक है, ये दिखाना है कि इमर्जेंट रे जो है वो परपेंडिकुलर पड़ रही है थ्रू द फेस थ्रू विच द इमर्जेंट रे इज परपेंडिकुलर, यानी सीधी सी बात है कि जो इमर्जेंट रे है उसको परपेंडिकुलर निकलना, ये शो करना है। यार इमर्जेंट रे परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? जब ये जो अंदर रे आई होगी ना वो 90 पे पड़ी होगी तो सीधे निकल गई होगी। 90 पड़ने वाली रे जो है सीधे निकल जाती है। तो यानी कि अगर ऐसे बना लें तो इस प्रकार से एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा आपका। तो ये 60 डिग्री बता रहा है और ये साथ में ये भी बता रहा है कि ये जो इंसिडेंट रे है इसको ऐसे प्रोड्यूस कर लो, और जो ये इमर्जेंट रे है ये इसके बीच में एंगल 30 बता रहा है, ये है ना। ये डेविएशन एंगल हो गया। ये एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिए, एंगल ऑफ 30 डिग्री दिया ही हुआ है। तो इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो हमको क्या करना है यार, सबसे पहले हम जानते हैं आई प्लस आई डैश इज इक्वल, सो आई प्लस आई डैश, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आई प्लस आई डैश माइनस ए यही हमारा डेल्टा होता है, और आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए होता है। हमें ये सब पता है हमको पहले से डेविएशन के बारे में। तो जो चीज़ें हैं वो हम लोग देख लेते हैं। चूँकि ये कह रहा है कि ये जो रे है वो 90 डिग्री बनाते हुए निकल गई, यानी इमर्जेंट एंगल, सीधी सी बात है, अगर 90 डिग्री बना रही है तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगा? नॉर्मल तो इसी रे पे पड़ेगा ना, तो नॉर्मल से तो 0 डिग्री बनाएगा। यानी इमर्जेंट एंगल जो है ये आई डैश जो है वो जो है आपका 0 डिग्री है। ये पता चल गया आपको, ये बात समझ में आई। तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? आई प्लस 0 माइनस ए की वैल्यू 30 डिग्री है और डेल्टा की वैल्यू उसने 30 दे रखी है। तो आई की वैल्यू हो गई 30 प्लस 30 60 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री है आपका, ये तो पता ही है आपको। ठीक है, तो ज़रा हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर आर प्लस आर डैश, अब देखो सीधी सी बात ये है यार कि अगर वो 90 डिग्री बनाते हुए निकली है तो यानी जो इमर्जेंट एंगल होगा वो भी 0 डिग्री होगा, और जो अंदर, क्योंकि 0 पे पड़ी होगी तभी तो निकलेगी ना। नॉर्मल से एंगल वो 0 ही बना रही होगी अंदर भी, तभी नॉर्मल से 0 बनाते हुए निकल गई होगी बाहर सीधे नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल पे ही वो रे पड़ रही है। तो यानी आप आर डैश को भी आप 0 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई आपको? तो आर प्लस 0 इज इक्वल टू ये, यानी आर की वैल्यू भी आपकी 30 डिग्री हो गई। समझ में आई बात? तो ये हो गई। तो फिर आप फॉर्मूला लगा दिए पहले वाले पे, साइन आई पहले सरफेस पे अपॉन जो भी अंदर यहाँ पे एंगल बन रहा हो अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम होता है। साइन आई की वैल्यू 60 है अपॉन साइन आर 30 इज इक्वल टू म्यू, वैल्यू आ जाएगी साइन 60 √3/2 होता है, वैल्यू की 3/2 अपॉन ये 1/2 होता है, 2 कट गया तो ये आ गया √3, तो म्यू की वैल्यू √3 आ गई। समझ में आई बात?